मंटो खुद इतने एक्सेसिबल थे, उन्होंने कोई बहुत गाढ़ी उर्दू इस्तेमाल करके मुश्किल उस तरह से करके अपनी उर्दू को दिखाने के हवाले से लिखा नहीं था। वो बल्कि चाहते थे कि हर आदमी उसे पढ़े, और हर आदमी पढ़ता था। ये सिर्फ लिटरेरी सर्कल्स के लोग मंटो को नहीं पढ़ते थे, बाज़ार में चाय के स्टॉल पे भी लोग मंटो को पढ़ते थे, बेसब्री से उनके कॉलम का इंतज़ार करते थे। पर हमने कोई इसको, इनफैक्ट मंटो भी कहते हैं कि वो सेंसेशनलिस्ट नहीं है। उनका एक वो डायलॉग है ना कि मैं सेंसेशनलिस्ट नहीं, हंगामा पसंद नहीं। मैं सफ़ेद चौक से काली तख्त पे लिखता हूँ ताकि उसकी स्याही और भी ज़्यादा नुमायाँ हो जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि हम बस धीरे से सफ़ेद चौक से लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो असलियत है वो और भी ज़्यादा उभर के आ जाए, और हमारा इसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी मंटो में कि उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में सच लिखा, जो देखा वो लिखा। और मतलब वो चीज़ मुझे इतनी मेरे दिमाग में इतनी छा गई थी कि उसी दौरान मैं इतना ज़्यादा सच बोलने लगा कि मेरे पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये तो मैं बहुत ही थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, इतना ज़्यादा भी सच, क्योंकि क्या होता है कि सोसाइटी में राइट और रॉन्ग का हमेशा चलता है, लेकिन मंटो उससे भी आगे थे। मंटो हमेशा सच जो देखते थे वही लिखते थे और सच लिखते थे। आई थिंक सच, इसीलिए उन्होंने सोसाइटी को एक्सपोज किया। जिसके साथ ये भी सच है नंदिता कि जिस नाकाबिले बर्दाश्त सोसाइटी का जिक्र मंटो ने किया था, उसी समाज में उन्होंने जब लिखा तो उनका नाम नहीं हुआ। नहीं, आई थिंक आप वो उस एंग्जाइटी से आप शुरुआत कर ही नहीं सकते। अगर आपके अंदर वो तकलीफ इतनी ज़्यादा हो कि मुझे ये बात कहनी है और मुझे एक ज़रिया दिया जा रहा है, मैं तो बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि ये ज़रिया, जबकि बहुत चैलेंजेस आए इस फिल्म को बनाने में, आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये कहानी, ये अफसाना, ये फिल्म मैं आपके सामने रख पा रही हूँ, मुझे ये मौका मिल रहा है, यही एक अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है। तो वो कन्विक्शन नहीं होगा तो फिर करेज को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में कन्विक्शन होगा तो वो हिम्मत खुद ब खुद आती है। वो तो कई बार उनके लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत चाहते थे, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को। वो नहीं चाहते थे कि कोई उन पे किसी भी तरह का कोई आँच आए, लेकिन वो सच भी उतना ही बोलना चाहते थे। वो अपने आप को नहीं रोक पाए ऑलमोस्ट। वो कहते थे कि अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। तो वो उस लेवल का अगर कन्विक्शन हो तो डर का तो मैं कभी सोचती भी नहीं। लोग मुझे बहुत ये पूछते हैं क्योंकि हम पहले उसके अंजाम को सोचते हैं। मैं इस कन्विक्शन से चल रही हूँ कि इस कहानी में हर इंसान, उसको हम अच्छा बुरा वो हम ना सोचते हुए, हर इंसान को कहीं ना कहीं ये छू जाएगी। मंटो में वो ताकत है, तो उनको हमने जितनी सच्चाई से दिखाया। और देखिए उनके अफसानों में जो चीज़ें निकली हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी की जो जद्दोजहद थी वो एक अलग थी। उसमें ज़रूरी नहीं है कि उतने ही उतार चढ़ाव हों। एक आदमी जब एक लिखना चाहता है, जब उस पर लगातार ऑब्सेनिटी के, फौश निगारी के केसेस होते जाते हैं, तो वो उसके अंदर क्या हलचल हो रही है, वो किस तरह से खिंचता रहता है, अपने बच्चों से भी इतना प्यार करता है वो आदमी, अपनी बीवी से भी, उस बीवी की क्या तकलीफ़ें हैं। हम लोग एक आदमी को पेडेस्टल पे बैठा सकते हैं, आज रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि बहुत कमाल के आदमी थे, लेकिन उनके साथ रहने में क्या मुश्किलें आईं। और मंटो में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस थे, हम सब में हैं वो चीज़ें। फिल्मों में हम कोशिश करते हैं जो अच्छा आदमी हो वो अच्छा दिखाएं, बुरा आदमी हो जो बुरा दिखाएं। और ख़ास तौर से अगर 2 घंटे की फिल्म हो तो इतना वक्त कहाँ होता है कि सारी उसकी अच्छाई बुराई को पूरा समेट के उसको सामने पेश करना। लेकिन मंटो ये खुद नहीं चाहेंगे, और जहाँ कहीं से भी सुन रहे हों वो ये खुद खुश नहीं होंगे अगर हम उनकी सिर्फ अच्छाई दिखाएं। तो वो खुद चाहेंगे कि, वो खुद कहते हैं खुर्दबीन से अगर देख के, जब तक मंटो रहेगा, पूरे अल्फाज से मुझे याद नहीं, पर जब तक इंसान में या ख़ास तौर से मंटो में बुराइयाँ मौजूद रहेंगी तब तक मैं खुर्दबीन से देखता रहूँगा और उनको आपको दिखाता रहूँगा। इस तरह का कुछ उन्होंने भी लिखा है। तो मेरे ख्याल से मैंने कोशिश यही की है कि उनको उनके कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ पेश किया जाए। वो किन चीज़ों का उनका मॉरल करेज था, पर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिनसे वो घबराते भी थे। इतनी एम्पैथी, इतनी सेंसिटिविटी भी थी, एक अलग तरह का एरोगेंस भी था,
और वैसा एरोगेंस जो आज आप और हम नहीं समझते। आज एरोगेंस का मतलब कुछ और हो गया है। जब उस जमाने में अपने में एक कंफर्टेबल महसूस करना और किसी को प्रूव न करने की एक कोशिश जो होती है, वो एक एरोगेंस अलग होता है। तो मैं आज की ऑडियंस को उस जमाने का एक आदमी दिखा रही हूँ जिनको मैंने खुद नहीं देखा, अपनी सोच के जरिए उनको आपके सामने पेश करें। तो ऑलरेडी उसमें कई इंटरप्रिटेशंस तो होंगे ही, लेकिन जब आप उस चीज़ को, जैसे नवाज ने भी कहा कि हमने ऑनेस्टली उसको पेश करने की कोशिश की है, वो अगर स्पिरिट आप तक पहुंच जाएगी तो मुझे लगता है क्रिटिक्स भी इतनी नुक्ताची नहीं करेंगे, उसमें इतने नुक्स नहीं निकालेंगे। अगर उनको जब दिल छू जाता है ना, तो फिर आप वो चीज़ें देखना बंद कर देते हैं। लेकिन नंदिता, मैं ये पूछना चाहूँगी, एक अफसाना निगार पे आपने एक फिल्म बनाई है, आपको डर है कि आप एक अफसाना निगार के सामने एक अफसाना लेके खड़ी हैं जो उसकी ज़िंदगी है? देखिए, डर से तो कोई काम शुरू नहीं किया जा सकता है, और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ी चीज़ हम एक हस्ती को और एक उनके ख्यालातों को हम आगे सामने आप सबके ला रहे हैं। लेकिन ये एक नज़रिया है। मैं नहीं कहती कि यही एक तरीका है मंटो को दिखाने का, नहीं, ये मेरा एक सब्जेक्टिव नज़रिया है। मेरी ये एक पेशकश है छोटी सी, इसमें पूरी बायोपिक भी नहीं है। इट्स नॉट अ क्रेडल टू ग्रेव काइंड ऑफ स्टोरी। यानी 4 साल मैंने उनके ज़िंदगी के लिए हैं, जो हम दोनों मुल्कों के लिए भी बहुत ही अहम 4 साल थे। यानी पार्टीशन के 2 साल पहले और पार्टीशन के 2 साल बाद। तो आप समझ लीजिए 46 to 50 का जो दौर है, उसकी ये कहानी है। सो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल ज़रूर रहा, लेकिन मैं उससे कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाऊँ तो मैं काम ही ना कर पाऊँ। और मैंने कोशिश की है कि उनकी भी कहानी बताओ और उन्होंने जो कहानियाँ लिखी उसकी भी एक झलक दिखाऊं। आप में से कई मंटो को जानते हैं, पर ऐसे भी मुझे बहुत मिलते हैं जिन्होंने मंटो का कभी नाम नहीं सुना। वो कहते हैं, कौन मिंटू, मंटो कौन है ये मोंटो? हाँ। इनके बारे में आप क्यों बना रहे हैं, 40s का क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं आप प्रेमचंद पे आपने क्यों नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं आप तो इतना औरतों के मतलब हवाले से इतना काम करती हैं, तो आपने इसमें चुपताई पे क्यों नहीं किया। तो क्यों नहीं किया वाली बात नहीं, मंटो हमें कुछ छू गए, इसलिए उन पे एक फिल्म बनाई है। ये एक नज़रिया है, आपको होपफुली पसंद आएगा। नवाज भाई, मूवी का कोई एक डायलॉग मंटो स्टाइल? एक डायलॉग है इसमें। डायलॉग क्या मतलब 6-7 लाइन है, वो सुना देता हूँ मैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। मैं किसे अपना मुल्क कहूँ, लोग धड़ाधड़ क्यों मर रहे थे, इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई इसे 1857 के खंडर में ढूंढता है, तो कोई इसे मुगलिया हुकूमत के मलबे में टटोलने की कोशिश करता है। सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। ये मजमून सुनाते सुनाते आप सब से मार खा लूँगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम फसाद में अगर कोई मेरा सर फोड़ दे तो मेरे खून की हर बूंद रोती रहेगी। मैं आर्टिस्ट हूँ, ओछे जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद नहीं।